नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और नेटवर्क 18 एक बार फिर से लेकर आया है एडिटर्स पोल, जहां पर मध्य प्रदेश की सियासत को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकारों और विशेषज्ञों से हम जानेंगे कि आखिर लोकसभा का ये चुनाव किस तरह की दशा और दिशा तैयार करेगा। आखिरकार किस दिशा में चुनाव जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज पर बात होगी, महिलाओं की भूमिका पर बात होगी, साथ ही उन मुद्दों पर भी बात होगी जो इनके नजरिए से इस चुनाव में देखने को मिले हैं। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने प्रदेश की सियासत को बहुत बारीकी से देखा है, बहुत करीब से देखा है। उनका सबसे पहले तारुफ कराते हैं। सबसे पहले धनंजय प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ गिरिजा शंकर जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासत को बहुत करीब से देखा है, किताबें इन्होंने लिखी है सियासत को लेकर और इनके जरिए भी हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई है वो क्या रही है। आनंद पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैनेजिंग एडिटर है 10 सूत्र के, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरगेन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है और साथ ही हमारे साथ मौजूद है दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार है, ग्वालियर चंबल की सियासत से खास वास्ता रखते हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, हर क्षेत्र के हिसाब से बारीकी से विश्लेषण हम लेकर आ रहे हैं और इसी को लेकर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल गिरिजा शंकर जी से करते हैं कि सर, मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, 4 चरण पूरे हो चुके हैं, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है, इसने सियासी दलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कैसे आप सिनेरियो देखते हैं? देखिए, 4 चरण में सारे जो उनके 29 सीटें हैं उनका मतदान हो गया है और जो चिंता की बात, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो, चाहे मीडिया के लिए हो या बाकी लोगों के लिए हो, कि इस बार तमाम कोशिशों के बावजूद वोटिंग का परसेंटेज 2019 के चुनाव की तुलना में कुछ कम हुआ है। कुछ सीटें हैं जहां पर ठीक ठाक वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ सीटें तो ऐसी है रीवा जैसी कि जहां पर बहुत कम वोटिंग हुई है। अब वोटिंग कम या ज्यादा होने का चुनाव के रिजल्ट से बहुत कोई ताल्लुक नहीं होता। कई बार वोटिंग कम होने के बाद भी जो सरकार में जो पार्टी है उसको फायदा मिला है, कई बार वोटिंग अधिक होने पर भी उनको फायदा मिला है। लेकिन वोटिंग कम होने का जो कारण मुझे समझ में आता है वो गर्मी या शादी जैसे कारण मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल जो पार्टी के वर्कर हैं, खासकर जो मैदानी वर्कर हैं, उनका मतदाताओं से जो कनेक्ट बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। वो सोशल मीडिया के जरिए वो कनेक्ट बना रहे हैं या जो बड़े नेताओं की जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े आम सभाएं हुई, उस पर ही वो केंद्रित रहे। यदि उनका कनेक्ट होता तो मैं समझता हूं कि वोटिंग का परसेंटेज इतना नहीं गिरता। दूसरी बात जो समझ में आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने तरह से चुनाव के मुद्दे तय करते हैं और वो मुख्य तौर पर अपोनेंट को लेकर वो मुद्दे तय होते हैं, जनता को लेकर मुद्दे बहुत कम तय होते हैं। तो इस चुनाव में जो मुद्दे रहे वो उन मुद्दों में जो एक इमोटिव इशू होते हैं, जज्बाती इशू होते हैं, वो नजर नहीं आए। आम आदमी के जो सवाल हैं ये बहुत घिसे पिटे सवाल हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तो हर चुनाव में होता है, इस चुनाव में कोई नया थोड़ी है। तो लोगों को लगा कि चुनाव में जो मुद्दे कैंपेनिंग में हो रहे हैं वो उनको आकर्षित शायद नहीं कर पाए। 370 वोट बढ़ाने की आपने बात कही थी, तो क्या जो आपने अभी बात कही थी कि कनेक्ट वाली जो बात थी उसका कहीं असर देखने को मिला? जो 370 जो वोट है वो नहीं बढ़े बूथ पर इस तरह से? जाहिर है कि वो यदि कोशिश, जिसका अभियान बकायदा चलाया गया था, यदि मतदाताओं तक जमीनी वर्कर का कोई कनेक्ट होता तो वो 370 का वोट बढ़ाने का अभियान हमको मतदान में दिखता। मतदान में वो दिखा नहीं दरअसल। तो ऐसा लगता है कि जो मैदानी वर्कर जो हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के, किसी और पार्टी के हों, उनमें वो जो उत्साह होना चाहिए था, शायद उनमें ही वो उत्साह नहीं था और जो अल्टीमेटली मतदाताओं के उत्साहहीनता में हमको देखने को मिला। उत्साह की बात करते हैं कि मतदाताओं में उत्साह नहीं देखने को मिला। आनंद पांडे जी से जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी करीब से देखा है, इंदौर की हम बात करते हैं, बहुत लंबा समय आपने गुजारा है, इंदौर की सियासत को आपने करीब से देखा है। जैसे कि गिरिजा शंकर जी बता रहे थे कि ऐसे कुछ मुद्दे रहे, कनेक्ट का भी मुद्दा रहा, वोटिंग परसेंट घटा है, महिलाओं की वोटिंग कम हुई है और इंदौर की भी अगर हम बात करें तो इंदौर का कोई इम्पैक्ट, जो घटनाक्रम हुआ अक्षय बम वाला, उसका कुछ इम्पैक्ट आपको लगा चुनाव पे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है सुधीर की वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो आंकड़े बता रहे हैं, इसमें हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए दोनों पार्टियां अपने अपने तर्क लेके आई हैं। कांग्रेस का तर्क ये है
कि साहब ये तो जो वोट निकला है वो हमारा वोट है, बीजेपी का वोट नहीं है ना, इसलिए हमको इसका बहुत फायदा मिलेगा और इसका बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी वालों से जब बात करो तो वो बोलते नहीं साहब, कांग्रेस के लोग तो मान के बैठे थे कि हमको वोट डालने जाएंगे तो भी उसका कोई फायदा तो हमको मिलना नहीं है, तो हम वोट ही डालने नहीं जा रहे। तो ये जो वोटर निकला है, जो भी निकला है, वो हमारा वोटर है। तो आज की तारीख में ये कह पाना और इसका कोई पैरामीटर मेरे को लगता है किसी विशेषज्ञ के पास, किसी पत्रकार के पास नहीं है कि जो वोटर निकले थे वो किसके वोटर थे। एक चीज मेरे को यहाँ जरूर समझ में आ रही है कि बीजेपी की सीट कम होंगी ऐसा या बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, ऐसा फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो अंतर था, जो हार जीत का अंतर था पिछली बार, वो शायद कम हो सकता। दूसरी बात आपने ये बोला, देखिए आपको ये तो मानना पड़ेगा कि इंदौर बहुत जागरूक शहर है। हर तरह से आप देखेंगे वहां का आदमी, वहां का वोटर, वहां की जनता अपने अधिकारों को जानती है और इसीलिए देखिए आप, हम सफाई की बात कर रहे हैं या दूसरे तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट होता है, कनेक्ट हो जाता है। वो उसको ये लगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी और क्या, जो आप वहां लोगों से बातचीत करेंगे तो वो डेरोगेटरी लैंग्वेज बोलते हैं कि क्या हम बेवकूफ समझ कर रखा है क्या हमको, क्या बीजेपी जो करेगी हम वही मानेंगे क्या, ये बात चल पड़ी। और इसके सिवा सुमित्रा महाजन जी जो वहां की कद्दावर नेता हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं, सारी कुछ बातें हैं, उनका एक प्रभाव है। जब उन्होंने भी उस बात को इंडोर्स किया और उन्होंने कहा साहब, तब फिर वहां नोटा वाली बात चल पड़ी पूरी कि नोटा पे हम वोट देंगे। लेकिन देखिए, नोटा पे भी अगर वोट देते हैं तो अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूं, नोटा मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा होगा नहीं, हालांकि खुदा ना खास्ता नंबर 1 पे भी आ जाए तो भी नंबर 2 पर जो रहेगा वो जीता हुआ है, क्योंकि हम लोग क्या है, ये तो कोई सिस्टम है नहीं कि नोटा अगर आ गया है तो नोटा आ जाएगा। तो उसका फर्क जरूर पड़ेगा और लोगों ने हो सकता है गुस्से में बहुत वोट किया हो नोटा पे। मुझे ऐसा लगता है अगर पूरे मध्य प्रदेश में या हो सकता है हम पूरे देश की बात करें तो हो सकता है नोटा वहां पे सबसे आगे दिखाई दे इंदौर में, लेकिन वहां पे जीत हार में तो अब कोई मतलब ही नहीं बात करने का हमको। महिलाओं की बात हम कर रहे थे कि महिलाओं का वोट परसेंट कम हुआ है। मृगेन जी से जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत करीब से आपने देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा है, महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में तो जमकर वोटिंग की, वहां पर कोई फैक्टर काम कर रहा था, तो अब लोकसभा में ऐसा क्या हो गया कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली? देखिए, निश्चित रूप से अगर विधानसभा चुनाव की अपेक्षा देखें तो लोकसभा चुनाव में महिलाओं का जो मतदान हुआ है बहुत कम हुआ है। पुरुषों के मुकाबले तो कम हुआ ही है, लेकिन पिछले अगर देखा जाए टोटल 9% के करीब महिला मतदाताओं की संख्या टोटल देखी जाए तो विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम हुई है और पुरुषों से भी कम हुई है। तो इससे मुझे लगता है कि जो योजना, जो लाड़ी लक्ष्मी योजना का जो प्रभाव था जो विधानसभा चुनाव में पड़ा, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो बम्पर मेजॉरिटी आई है भारतीय जनता पार्टी के, तो कोई कुछ भी कहे लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान लाडली पार्टी बहुत उत्साहित थी उन नतीजों से और लग रहा था कि लोकसभा में भी ऐसा ही कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। लेकिन वो चमत्कार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो उत्साह विधानसभा चुनाव में था, उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी थी। जो ये कहा जा रहा था कि हम जिसको चाहेंगे जिता लेंगे, मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये भी रहा कि कार्यकर्ताओं, जो कई बहुत सारे जिनको टिकट दे दिया गया, उनको कार्यकर्ताओं से कभी मतलब भी नहीं रखते। मुझे लगता है इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इस कारण भी कार्यकर्ता दिखाने को घूमता तो रहा पूरे क्षेत्र में, लेकिन जो मेहनत करनी चाहिए बूथ लेवल पर शायद वो मेहनत नहीं हुई है। इसी कारण देखिएगा पिछले बार के मुकाबले हो सकता है सीटों में ज्यादा अंतर ना आए, लेकिन हार जीत का अंतर काफी कम रहेगा। दिनेश जी, आपने सुना तीनों लोगों को, बातचीत चल रही थी, अलग अलग मुद्दे निकल कर आए हैं और वोटों की हम बात कर रहे थे कि वोट परसेंट घटा, महिलाओं का भी घटा, अलग अलग मुद्दे निकल कर आ रहे। ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, कहां पर इस चुनाव को आप देखते हैं? नहीं, देखिए, ये चुनाव जिस तरह का लोग मान रहे थे कि शुरू में वन साइडेड है, अब वो वन साइडेड नहीं लग रहा। आखिरी में जब चुनाव 4 चरणों के बाद खत्म हुआ तो जो मिशन 29 की बात हो रही थी, अब मिशन 29 पर बात नहीं हो रही, अब बात इस पर हो रही है कि कांग्रेस कितना गेन कर सकती है। ये एक इसे आप ये कह सकते हैं कांग्रेस के लिहाज से पॉजिटिव साइन है। और अब ओवरऑल आप देखेंगे वैसे भी मध्य प्रदेश में अभी तक जो स्थिति रही है, कांग्रेस पार्टी 3 से ज्यादा सीटें, 3, 4, 2009 को छोड़ दीजिए आप, जब वो 12 सीटें तक जीती थी तो वो बहुत ज्यादा जीत नहीं पाती। लेकिन इस बार लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2009 के चुनाव परिणाम आ जाएं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यही हो सकता है कि जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे, जिसमें कई जो 10 के करीब ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस पार्टी का वोट अच्छा था, आदिवासी एरिया में वोट अच्छा था, तो कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही हो कि जो है आदिवासी वोटों के सारे वोट की सीटें जीत जाए। लाडली बहना का जो फैक्टर विधानसभा चुनाव के समय था वो अभी नहीं था, तो उसके कारण भी ये उम्मीद हो सकती है। महिला वोटर का परसेंटेज भी कम था, तो इसलिए भी हो सकती है। बड़े बड़े फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। जब इन वरिष्ठों से हम बात कर रहे हैं तो इसी कड़ी में धनंजय प्रताप सिंह के पास चलते, और एक और महत्वपूर्ण फैक्टर इस चुनाव में आपने देखा होगा, वो था प्रत्याशियों के पार्टी बदलने का, दल बदलने का। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए।
कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर कहीं सुस्ती नजर है, जैसे कि गिरिजा शंकर जी ने बताया कि निकले नहीं, वो कनेक्ट नहीं कर पाया। तो क्या ये लगता है आपको कि इसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिला? निश्चित तौर पर सुधीर, देखिए छिंदवाड़ा में हम बात करें तो जो कांग्रेस से बड़े बड़े नेता दीपक सक्सेना से लेकर जो मेयर थे वहां के आहा के, विशाल आहा के, तमाम लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन किए और उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव पड़ा वहां छिंदवाड़ा में, भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता था वो निराश हो गया। बहुत सारे कार्यकर्ता घर से नहीं निकले और छिंदवाड़ा में जो भाजपा को नुकसान हुआ वो इस दल बदल से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पन्ना इंदौर में जो एपिसोड्स हुए उन्होंने भी कहीं प्रभाव डाला है? और पन्ना और इंदौर में जो एपिसोड हुए उसका नुकसान मुझे लगता है कि मतदान पर पड़ा है। दोनों जगह जो कम मतदान हुआ है उसका असर यह है कि दोनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे, दमदार प्रत्याशी नहीं थे, एक तरफा चुनाव था, तो इसलिए मुझे लगता है मतदाताओं में भी उतना उत्साह नहीं था और उस उत्साह की कमी के कारण मतदान कम हुआ है। 400 पार को लेकर बीजेपी चल रही थी, बड़ा नारा लेकर आई थी, जैसे अभी बात हुई कि 370 बूथ पे बढ़ाने की बात की थी, दल बदल की बात भी आ रही थी। एक कनेक्ट यह आ रहा था कि जिस तरीके से मतदान हुआ है, गृहमंत्री अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि परफॉर्मेंस हम देखेंगे मंत्रियों का, तो उस लिहाज से परसेंटेज कम हुआ है। तो आपको लगता है कि मंत्रियों पे कोई साइकोलॉजिकल प्रभाव इसका देखने मिला? मुझे नहीं लगता कि एक तो पहली बात यह है कि उन्होंने ऐसा कहा या नहीं कहा, इसकी कोई बहुत अधिकृत जानकारी नहीं है, वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ये जरूर है कि अमित शाह ने जिस तरह की कोशिश लगातार चुनाव में की कि मतदाताओं को अधिक वोटिंग हो और इसके लिए पार्टी कैडर को तैयार किया जाए, वो उनका प्रयास जो है बहुत सफल होता हुआ नहीं दिखता है। और दूसरी बात यह है कि जो नए मतदाता जो इस बार आए चुनाव में वोट करने के लिए, उनको लेकर कोई अलग सा अभियान चलता हुआ मुझे नजर नहीं आया। हम जब वोटिंग की बात करते हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात करते हैं, तो एक बड़ा फैक्टर होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जागरूकता अभियान और तमाम जितने अभियान जो चलाते हैं वो एक तरह से कर्मकांड बन के रह गया है। बहुत निराश नजर आ रहा है आयोग भी। नहीं, आयोग निराश यदि है तो उसको इस बात की चिंता करना चाहिए, कोई जागरूकता अभियान के नाम पर जो अभियान चलाता है, रथ निकालना, तो कोई इवेंट करना या विज्ञापन अपील जारी करना, ये तमाम जो है वो एक तरह से निरर्थक साबित हो रहे हैं। और उनको दरअसल इस बात पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि जागरूकता अभियान अपनी जगह पर है, आप वोटिंग को, वोटर को कितना अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, आप वोटर को मतदान केंद्र तक जाने और मतदान करने में उनको सुविधा हो। आपका वोट आपका अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चीज गिरिजा शंकर जी ने कही है कि जमीनी स्तर पर उतरना होगा, तब जाकर ये जो सजावट होती मतदान केंद्रों की, जिसके स्वागत के लिए आप पलक पावड़े बिछाकर बैठते हैं, उसकी सार्थकता तभी है जब आडंबर से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पे काम करना होगा। एक बात आनंद पांडे जी, अभी हम बात कर रहे थे कैंडिडेट्स को लेकर भी, मृगन जी ने बात कही थी कि कुछ कैंडिडेट्स को लेकर भी नाराजगी नजर आ रही थी। क्या मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कुछ सीटों पर ऐसा लगता है आपको कि कैंडिडेट्स न होकर वहां पर कुछ नाराजगी कार्यकर्ताओं में देखने को मिली कैंडिडेट्स को लेकर? क्योंकि अब तक जो चुनाव होते रहे थे वो आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर होते थे। कहते थे कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर और नेशनल के वोट जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर जाएंगे, लेकिन इस चुनाव में क्या आपने देखा? नहीं, तो इस बार के चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हैं। इस बार भी कोई इसमें बड़ा फैक्टर तो है नहीं। और गिरिजा भैया की बात को मैं एक बात में और आगे बढ़ाना चाहूंगा, जो गिरिजा भैया ने बोला, ये बात सही है कि चुनाव आयोग को पूरा काम करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, लेकिन मेरा उससे बड़ा आगे निकल के कहना है कि आप देखिए, और जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरी बात को आप इंडोर्स करेंगे, कि जहां अच्छे कैंडिडेट थे, बड़े कैंडिडेट थे, कद्दावर कैंडिडेट थे, वहां पे वोटिंग बनिस्बत फिर भी ठीक हुई है। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि जनता इतनी निराश है कि हम एक चोर है, को चक्का है, हम दो में से एक को वोट देना है, तो हमको जाने नहीं वोट डालें। तो वो जो निराशा है, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को तो एक काम करना ही चाहिए, जैसा गिरिजा भैया ने सुझाव दिया, लेकिन इसके सिवा पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बेरुखी हो गई है, हमारे लिए क्यों नहीं लोग निकल रहे हैं, जनता बाहर क्यों नहीं निकल रही। ये पहली बात, कम वोटिंग पे देखिए फर्क पड़ा चीजों का। मृगेन जी से एक बात करते हैं कि विंध्य में भी, रीवा में जो सीट थी, वोटिंग वहां पर भी कम देखने को मिली है। ओवरऑल सिनेरियो की हम बात करते हैं कि विंध्य का वोटर जो होता है, बुंदेलखंड का जो वोटर होता है, उसका कुछ रवैया अलग तरह का होता है, लेकिन फिर भी वोटिंग कम हो रही है। और कैंडिडेट्स की जो बात अभी कर रहे थे, तो आपको लगता है कि उधर के कैंडिडेट्स को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ गफलत में वोटर रहा या कुछ नाराजगी जता, इसलिए वोट कम हो गए? निश्चित रूप से कैंडिडेटों को लेकर नाराजगी थी, और लोगों में नाराजगी इस बात की भी थी कि जनता जिस उम्मीदवार को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, बार बार उसी उम्मीदवार को थोपा जा रहा है। इसी कारण लोगों में उत्साह नहीं था उम्मीदवार को लेकर। अब ठीक है, हार जीत अपनी जगह है, कौन जीतता है कौन हारता है अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से उम्मीदवारों को लेकर, किसी के प्रति
जो रुख होना चाहिए कि हमें सकारात्मक रुख, वो किसी को उम्मीदवारों को प्रति नहीं था। और जहां तक आपने बात की विंध्य प्रदेश का, निश्चित रूप से विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की अलग दास्ता है, यही लगभग ग्वालियर चंबल की। वहां अगर देखा जाए तो इस बार लहर कम, जातिवाद का नारा हमेशा रहता है। विशेषकर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गई है। एक लंबे समय से आप देखिए 1990 से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी विंध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल में बहुत बड़ा फैक्टर है। ग्वालियर चंबल की बात करते हैं, दिनेश गुप्ता जी ने बहुत बारीकी से, बहुत करीब से उस पूरे इलाके को देखा है, नापा है। जैसे मृगेश जी बता रहे थे कि विंध्य और बुंदेलखंड की सीटों की हम बात कर रहे थे, जातिगत फैक्टर काम करता है। ग्वालियर चंबल में भिंड है, मुरैना है, उन इलाकों में भी खास तौर पे ब्राह्मण ठाकुर का जो फैक्टर है वो काम करता। चुनाव से पहले, टिकट घोषित होने के पहले भी ऐसे ही कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही थी। तो क्या लगता है आपको, ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, पानी का वहां का तो सबको पता है कि ग्वालियर चंबल का पानी जो है वो अलग ही रंग तेवर दिखाता है, चुनाव में क्यों तेवर नहीं दिखा पा रहे? नहीं, चुनाव में भी दिखाता है। आप रिजल्ट में देखेंगे तो वो आपको रंग दिख जाएगा। ग्वालियर चंबल में केवल 4 सीटें हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना, ये 4 ही सीटें हैं। तो इन चारों सीटों पर आप देखिए 3 सीट ऐसी हैं जहां बहुत ज्यादा जातिवाद की बात होती है, गुना को छोड़कर। गुना में जरूर इस बार देखिए आप, फिर वो यादव फैक्टर आया कि यादवेंद्र यादव जो है कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, तो वो कहीं ना कहीं यादव राजनीति की बात हुई, वहां जातिवाद की बात हुई। और वो इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि आमतौर पर सिंधिया के इलाके में जातिवाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जब पिछली बार केपी यादव चुनाव जीते तो यादवों के कारण उसको जीत माना गया, मोदी जी के कारण जीत माना गया। तो इस बार भी वहां वो फैक्टर तो बना। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद वहां ये बात हो रही थी कि उस इलाके का जो यादव वोटर है वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के साथ जा सकता है। तो लोकल लेवल की जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो वहां दिख रही थी। मुरैना में भी आप देखिए कि वहां ठाकुर कहां जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो ठाकुर हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के। और बीएसपी का प्रयोग वहां बेस्ट कैंडिडेट पर है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इस बार पहली बार वहां बेस्ट कैंडिडेट है। और इसके नतीजे बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि वो किस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं। तो मुरैना का इलेक्शन तो कहा जा रहा है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जब 14-19 में जिस तरह के परिणाम मिले थे, हो सकता है कुछ अलग परिणाम आए। जातिगत फैक्टर की हम बात करेंगे तो सिर्फ यूपी बिहार में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और दक्षिण भारत में भी चुनाव के दौरान जातिगत फैक्टर बहुत काम करता है। लेकिन जब कैंडिडेट्स की बात आती है तो धनंजय प्रताप सिंह से हम जानते हैं कि सर, कैंडिडेट्स के मामले में आपको लगता है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने बेहतर कैंडिडेट दिए बीजेपी के बनिस्बत? देखिए, हम सुधीर ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने बहुत बेहतर कैंडिडेट दिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के कई कैंडिडेट खोने के लिए कुछ नहीं था कांग्रेस के पास। बात आपकी सही है, लेकिन आप ये देखिए कि भाजपा के कुछ कैंडिडेट्स के कारण मुझे लगता है कि चुनौती कांग्रेस ने दी है। जैसे आप देखिए, कई सांसद ऐसे थे जिनको भाजपा ने रिपीट किया और उनके खिलाफ में अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी थी, और वहीं जो है विधानसभा चुनाव भी हारे थे बहुत सारे लोग। हाँ, कांग्रेस और भाजपा में उन्हीं सीटों में बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर हुई है जिन सीटों पे एंटी इनकम्बेंसी थी। आप उदाहरण के तौर पे फग्गन सिंह कुलस्ते को ले लो, वहां भाजपा की स्थिति शुरुआत में बहुत बेहद खराब थी। बाद में हालांकि भाजपा ने बहुत स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी वजह थी एंटी इनकम्बेंसी और फग्गन सिंह को रिपीट करना। ऐसे ही सीट थी सतना में गणेश सिंह को टिकट दिया। सतना में गणेश सिंह के खिलाफ कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक में बहुत रोष था, उसके कारण भी भाजपा को वहां मुसीबत झेलना पड़ी। आप राजगढ़ में देख लो, रोजमर्रा नगर के प्रति लोगों का इतना गुस्सा था कि कहते थे कि कभी ये मिलते ही नहीं, क्षेत्र में दिखते ही नहीं। 10-10 साल से लोगों ने अपने सांसद को एक बार भी नहीं देखा। बयानबाजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है चुनाव में। आपने सुना होगा, मंगलसूत्र से बयानबाजी शुरू हुई थी, विरासत टैक्स तक पहुंची थी, और अब जो बयानबाजी है वो आ गई है फटाफट धड़ाधड़ तक। नहीं, अब जो बयानबाजी फटाफट पर जब तक आई है तब तक तो हमारा चुनाव सब निपट चुका है। अब वो चाहे बयानबाजी जो भी हो, उसका कोई बहुत मध्य प्रदेश की चुनाव पर तो कोई असर होना नहीं है। आप जो कैंडिडेट की या चुनाव कैंपेन की बात कर रहे थे, अब बयानबाजी की बात कर रहे थे, उसको आप देखिए चुनाव कैंपेन मध्य प्रदेश का कैसा रहा। बीजेपी ने हालांकि अपने प्रत्याशी काफी पहले घोषित कर दिए थे, लेकिन उनमें कुछ अधिक ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, चुनाव तो मोदी के नाम पर लड़ा जाना है, मोदी की गारंटी पर लड़ा जाना है और जीतना भी उसी पर है। तो उनका एक कैंपेन जो है पूरा मोदी सेंट्रिक था। वहां पर कैंडिडेट या बाकी और दूसरी जो चीजें थी उस पर बहुत कोई ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कैंडिडेट पर
थोड़ा फोकस किया, थोड़ा बेहतर कैंडिडेट देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पार्टी कहीं गायब थी। तो दोनों के चुनाव कैंपेन को आप देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से जहां पर कैंडिडेट नहीं पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस की तरफ से पार्टी नहीं थी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करते हैं, जैसे कि अभी गिरिजा शंकर जी ने कहा है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी होती है, जीतू पटवारी इमरती देवी को लेकर बयान करते हैं और साथ ही साथ जो संगी साथी जिनको वो हाथ से हाथ जोड़कर लेना चाहते हैं वो हाथ छोड़कर चले जाते हैं। हाथ बदलेगा हालात, ये नारा कांग्रेस ने दिया है। मध्य प्रदेश में संगठन के लेवल पर कांग्रेस की कमजोरी उजागर हुई, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि लंबे समय से ऐसा हो रहा है। जो हम इसके पहले विधानसभा की भी बात कर रहे थे, इस इलेक्शन को आप विधानसभा इलेक्शन से जोड़ के देखिए सुधीर, हम सब बैठ के बात करते थे और अच्छा खासा माहौल था। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए, मुद्दे होना और मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना और फिर ले जाने के बाद उनको वोट में कन्वर्ट करना, 3 अलग अलग स्टेप होते हैं। मुद्दे होने के बावजूद कांग्रेस उन मुद्दों को खड़ा नहीं कर पाती है, जो अपोजिशन का रोल होता है वो प्ले नहीं कर पाती है। और इसके बाद जो कन्वर्जन आना चाहिए कि वो जो जनता है उसको मुतमईन करे, जो वोटर है उसको सेटिस्फाई करे कि हाँ साहब ये मुद्दे हैं और आपके मुद्दे और हम इनको आवाज देंगे, आप इनको वोट में बदलिए, वो कांग्रेस के साथ ये दिक्कत आती है। और अभी जो यहाँ मध्य प्रदेश, जैसे गिरिजा जी ने बोला, कमलनाथ जो है वो बाहर हैं, कहाँ है किसी को नहीं मालूम है। दिग्विजय सिंह आपको मालूम है अपने आप में उलझ गए हैं। जीतू पटवारी बहुत नए हैं और उनको कौन कितना साथ दे रहा है। आप ये सोचिए ना कि बीच, और मैं आपको बहुत पुख्ता उससे बोल रहा हूं, मेरे पास हालांकि कोई इसके कोई प्रमाण मैं आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन उमंग श्रृंगार की बात चल रही थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें इसके कोई प्रमाण एविडेंस देना मुश्किल होते हैं। हालांकि जीतू पटवारी के साथ एक बढ़िया वीडियो किया, इंटरव्यू देते हुए वीडियो जारी किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। देखिए, वो तो अब ठीक है, कोई ऐसा बोलता है क्या? कोई ऐसा बोलता है? किसी ने उम्मीद की थी कि संजय जी चले जाएंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन पॉलिटिकल उनकी, अब वो कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डेवलपमेंट क्यों नहीं पाया, वो एक दीगर कहानी है जो हम यहाँ टीवी पे नहीं बोल सकते हैं, वो दीगर कहानी है। और आप ये देखिए ना, आप इससे अंदाजा लगाइए कि यानी अक्षय बम जैसा इंदौर का प्रत्याशी चले जाता है और दोपहर में 12-1 बजे तक जीतू पटवारी को नहीं मालूम होता है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। तो आप कांग्रेस की हालत तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हो रही है। ईवीएम का मुद्दा बहुत जरूरी भी है। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो कांग्रेस ईवीएम को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा भी करेंगी। मुझे लगता है कांग्रेस कुछ चर्चा नहीं करेगी ईवीएम पर। ईवीएम अब कांग्रेस का मुद्दा न होकर दिग्विजय सिंह का मुद्दा बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है। और जहां तक चुनाव परिणाम की बात है तो हमको ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये पूरा जो हिंदी बेल्ट है, जिस तरह से पिछले 2 चुनाव में वो बीजेपी के लिए 95% से ऊपर का स्ट्राइक रेट देने वाला चुनाव रहा है, तो इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि वो स्थिति बदलने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत 1-2 सीटों का अंतर हो जाए, मान लीजिए कांग्रेस छिंदवाड़ा जीत जाती है, तो वो कांग्रेस की जीत नहीं होगी, कमलनाथ की जीत होगी। और यदि वो सीट बीजेपी के हाथ में चली जाती है तो वो कांग्रेस की हार न होकर कमलनाथ की हार होगी। मोटे तौर पर ये पूरा जो एक झुकाव जो है चुनाव परिणाम का, वो बीजेपी के पक्ष में पूरी तौर पर बना हुआ दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं कि सारी चीजों पर हमने डिस्कशन किए, जो प्रमुख मुद्दे जो निकल कर आ रहे हैं, उनमें ईवीएम का मुद्दा हो, इंदौर का एपिसोड हो या फिर पन्ना का एपिसोड हो, लेकिन मतदान का प्रतिशत घटना और उसके बाद चुनाव परिणाम में अब थोड़े दिन बचे हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के लिए जो चुनाव के नतीजों का ऊँट है वो किस करवट बैठता है। ऐसा ही एक एपिसोड लेकर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।